नमस्कार। आज हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की मलेशिया यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि ये कोई मामूली डिप्लोमेटिक टूर नहीं था। मतलब ऊपर से देखने पर ये एक स्टैंडर्ड दौरा लगता है, लेकिन जब आप इसके डिटेल्स में जाते हैं तो एक बहुत बड़ी और सोची समझी स्ट्रेटजी नजर आती है। बिल्कुल। और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ दो देशों के बीच रिश्ते सुधारने तक सीमित नहीं है। ये एशिया में एक नया समीकरण बनाने की कोशिश है। देखिए, 2024 की शुरुआत में ही भारत और मलेशिया ने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। हाँ, ये काफी भारी भरकम डिप्लोमेटिक टर्म है। और इसका मतलब है कि दोनों देश लगभग हर जरूरी मुद्दे पर गहराई से मिलकर काम करेंगे। तो ये दौरा उसी पार्टनरशिप को आप कह सकती हैं सही कहा। और इस दौरे में लगभग 16 समझौते हुए हैं, जो यूपीआई पेमेंट से लेकर सेमीकंडक्टर्स और डिफेंस तक फैले हुए हैं। ये सिर्फ हाथ मिलाना और फोटो खिंचवाना नहीं था, मतलब असली काम हुआ है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और समझते हैं कि इन 16 समझौतों का भारत के लिए और हमारे लिए असल में मतलब क्या है। और ये भी देखेंगे कि कैसे ये दौरा भारत और मलेशिया जैसे मिडिल पावर देशों के लिए एक नया रास्ता बना सकता है, जो दुनिया की दो सुपर पावर्स अमेरिका और चीन के बीच अपनी जगह बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो शुरू करने से पहले चलिए एक तरह से स्टेज सेट करते हैं। मलेशिया हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी और आसियान देशों से रिश्ते, ये सब हम सुनते तो रहते हैं, लेकिन असल में ऑन द ग्राउंड इसकी अहमियत क्या है? देखिए, इसे समझने के लिए 4 लेयर्स देखनी होंगी। 4 लेयर्स, ठीक है। पहली लेयर है ज्योग्राफी यानी भूगोल। मलेशिया मलक्का जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ठीक मुहाने पर बैठा है। दुनिया का सबसे व्यस्त और सबसे जरूरी शिपिंग रूट है। बिल्कुल। दुनिया का लगभग 40% समुद्री व्यापार यहीं से गुजरता है, जिसमें चीन, जापान और साउथ कोरिया का ज्यादातर तेल शामिल है। तो जो भी इस रास्ते को कंट्रोल करता है या यहाँ स्थिरता बनाए रखता है, वो पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ी ताकत होता है। भारत की अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए यहाँ एक भरोसेमंद पार्टनर होना बहुत बहुत जरूरी है। मतलब ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक मुख्य धमनी, एक आर्टरी जैसी है, और मलेशिया उसका गेटकीपर है। एग्जैक्टली। दूसरी लेयर है इकोनॉमिक्स और खासकर टेक्नोलॉजी। आज दुनिया जिस चीज के पीछे भाग रही है, सेमीकंडक्टर्स या चिप्स, मलेशिया उसका एक ग्लोबल हब है, लेकिन एक खास हिस्से का। मतलब देखिए, चिप बनाने की प्रक्रिया एक असेंबली लाइन जैसी होती है। भारत चिप का डिजाइन और उसे बनाने, फैब्रिकेशन पर जोर दे रहा है, जबकि मलेशिया उस बनी हुई चिप को टेस्ट करने, उसे सुरक्षित पैकेज में डालने और फाइनल डिवाइस के लिए तैयार करने में दुनिया का लीडर है। तो ये समझौता दोनों की ताकतों को जोड़ता है। ये तो बिल्कुल एक पजल के 2 टुकड़ों को जोड़ने जैसा हो गया। हाँ। और तीसरी लेयर तो यकीनन लोग होंगे, भारतीय डायस्पोरा। हाँ, और ये बहुत मजबूत लेयर है। मलेशिया में लगभग 27 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ये सिर्फ एक डायस्पोरा नहीं है, ये वहाँ के समाज का एक, आप कहिए, अभिन्न अंग है। मलेशिया में भारतीय संस्कृति कितनी गहरी है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगता है कि वहाँ आपको छोटे छोटे शहरों में भी दक्षिण भारतीय मंदिर और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। ये एक जीता जागता कल्चरल ब्रिज है। और चौथी लेयर है पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के आने से पहले मलेशिया के साथ हमारे रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण थे, खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों पर उनके कुछ बयानों को लेकर। हाँ, मुझे याद है पहले की सरकार का झुकाव अक्सर पाकिस्तान की तरफ दिखता था, जिससे भारत काफी नाराज था। सही। लेकिन अनवर इब्राहिम की सरकार ने एक ज्यादा संतुलित और न्यूट्रल अप्रोच अपनाई है। उन्होंने साफ किया है कि वो किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अच्छा। और यहीं से भारत और मलेशिया के बीच वो मिडिल पावर कोएलिशन वाली बात शुरू होती है। अच्छा। दोनों देश अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना चाहते हैं। इस दौरे ने उसी सकारात्मक माहौल को अब ठोस नतीजों में बदला है। चलिए अब उन ठोस नतीजों पर ही आते हैं। ये जो 16 डील साइन हुई हैं, इनमें आखिर है क्या? शुरुआत सबसे चर्चित टॉपिक से करते हैं, यूपीआई। भारत का यूपीआई अब मलेशिया के पेमेंट सिस्टम द्वीतनाव से जुड़ रहा है। सुनने में ये बहुत एक्साइटिंग लगता है। ये एक्साइटिंग से कहीं ज्यादा है, ये एक तरह से गेम चेंजर है। इसका सीधा मतलब है कि जो भारतीय टूरिस्ट मलेशिया जाते हैं
वो अब अपने फोन से अपने भारतीय बैंक अकाउंट से सीधे पेमेंट कर पाएंगे। सीधे? हाँ, क्यूआर कोड स्कैन किया और हो गया। कोई कैश बदलने का झंझट नहीं, कोई फॉरेक्स कार्ड का चक्कर नहीं। वाह! तो इसका मतलब यह है कि मैं अगर कल कुआलालंपुर जाऊं तो सड़क किनारे नारियल पानी वाले को भी अपने फोन से पेमेंट कर सकता हूं? बिल्कुल। और इसका दूसरा पहलू भी है। जो हजारों मलेशियाई छात्र भारत में पढ़ते हैं, उनके परिवार वाले अब आसानी से डू इट नाउ के जरिए उन्हें सीधे पैसे भेज पाएंगे। अच्छा। इससे महंगी और धीमी स्विफ्ट ट्रांसफर सिस्टम पर निर्भरता कम होगी। स्विफ्ट वो ग्लोबल सिस्टम है जिसे बैंक अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो अक्सर धीमा और महंगा पड़ता है। तो एक तरह से हम अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम एक ऑल्टरनेटिव ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं जो पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती देता है। ये भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी का एक बड़ा उदाहरण है। डिजिटल दुनिया में तो ये बहुत बड़ा कदम है, लेकिन असल दुनिया की सुरक्षा का क्या? खासकर समंदर में, जहां से दोनों देशों का इतना व्यापार होता है। रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर क्या हुआ? यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। समुद्री सुरक्षा, खुफिया जानकारी साझा करना और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना, इन सब पर सहमति बनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी के बयान में छिपी थी। उन्होंने कहा, आतंकवाद पर कोई दोहरा मापदंड नहीं, कोई समझौता नहीं, नो डबल स्टैंडर्ड, नो कॉम्प्रोमाइज। ये सुनने में बहुत सख्त लगता है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ और गहरा है। नो डबल स्टैंडर्ड का मतलब है कि आप आतंकवाद को गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट में नहीं बांट सकते। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दुनिया के किसी एक हिस्से में आतंकी हमले की निंदा करें और भारत में होने वाले हमले पर चुप रहें या उसे राजनीतिक नजरिए से देखें। ये बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि पिछले कुछ सालों में मलेशिया ने कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान का साथ दिया था। तो ये सिर्फ एक सामान्य बयान नहीं, बल्कि रिश्तों में आए एक बड़े बदलाव का संकेत है। बिल्कुल। और नो कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि आतंकवाद का मुद्दा किसी भी तरह की सौदेबाजी का हिस्सा नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि हम इस मुद्दे पर आपका साथ देंगे अगर आप हमें किसी और डील में फायदा दें। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद पर उसका रुख अटल है और इस पर कोई मोलभाव नहीं होगा। ये मलेशिया के जरिए पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश था। मतलब रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, लेकिन भारत अपने कोर प्रिंसिपल्स पर कोई समझौता नहीं कर रहा। ये बहुत दिलचस्प है। अब उस टॉपिक पर आते हैं जो मेक इन इंडिया के लिए बहुत मायने रखता है, सेमीकंडक्टर। हाँ, ये इस दौरे का शायद सबसे बड़ा रणनीतिक हासिल है। जैसा हमने पहले बात की थी, भारत और मलेशिया की ताकतें एक दूसरे की पूरक हैं। इस समझौते के तहत सप्लाई चेन को इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। अच्छा। कुशल इंजीनियरों और कर्मचारियों का आदान प्रदान होगा और जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा है चीन पर निर्भरता कम करना। आज दुनिया की लगभग हर टेक कंपनी China+1 स्ट्रैटेजी पर चल रही है। वो अपनी पूरी सप्लाई चेन सिर्फ चीन में नहीं रखना चाहती, वो एक विकल्प ढूंढ रही है। सही बात है। ये समझौता भारत और मलेशिया को उस विकल्प के तौर पर एक मजबूत दावेदार बनाता है। ये भारत को एक भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के सपने को साकार करने में सीधी मदद करेगा। ये तो भविष्य की इकोनॉमी की नींव रखने जैसा है। लेकिन इन बड़ी बड़ी रणनीतिक बातों के बीच क्या वहां रहने वाले आम भारतीयों के लिए भी कुछ था? हाँ, बिल्कुल। और ये दिखाता है कि डिप्लोमेसी सिर्फ सरकारों के बीच नहीं होती। एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा समझौता, सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, वो क्या है? इसका मकसद ये है कि जो भारतीय पेशेवर मलेशिया में काम करते हैं, उन्हें दोहरी पेंशन कटौती का सामना न करना पड़े। मतलब उन्हें भारत और मलेशिया दोनों जगह सोशल सिक्योरिटी में पैसा नहीं कटवाना पड़ेगा। ये हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी आर्थिक राहत है। ये तो उन लोगों के लिए सच में बहुत अच्छी खबर है जो वहाँ काम कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मलेशिया में एक नया भारतीय वाणिज्य दूतावास यानी कॉन्सुलेट भी खोला जाएगा। इससे वहां रहने वाले या यात्रा करने वाले लाखों भारतीयों को पासपोर्ट, वीजा और दूसरी जरूरी मदद के लिए बेहतर और तेज सुविधाएं मिलेंगी। ये दिखाता है कि सरकार अपने डायस्पोरा की परवाह करती है। लोगों की बात हो ही रही है तो संस्कृति की बात भी कर लेते हैं। एक थिरुवल्लुवर सेंटर की स्थापना की बात हुई है। ये क्या है और इसका क्या महत्व है? थिरुवल्लुवर एक महान तमिल कवि और दार्शनिक थे जिनकी लिखी तिरुकुरल
को तमिल साहित्य की सबसे महान कृतियों में से एक माना जाता है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। तो मलेशिया की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में उनके नाम पर एक सेंटर खोलना, वहाँ की बड़ी और प्रभावशाली तमिल आबादी के साथ भारत के गहरे सांस्कृतिक संबंधों को सम्मान देना है। ये सेंटर सिर्फ तमिल भाषा या साहित्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारतीय दर्शन, शासन कला और नैतिकता पर रिसर्च और चर्चा को भी बढ़ावा देगा। ये भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। और शायद इससे भी आगे बढ़कर मलेशियाई छात्रों के लिए भारत में तिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप भी शुरू की जा रही है। हाँ, ताकि ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा न रहे। मलेशिया के युवा भारत आएं, यहाँ पढ़ें और दोनों देशों के बीच भविष्य के पुल बने। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग है। तो हमने डिजिटल, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और लोगों से जुड़े समझौतों की बात कर ली। और भी कुछ छोटे-छोटे लेकिन अहम समझौते हुए हैं ना? हाँ, कई और भी हैं। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक समझौता हुआ है जो भारत की दुनिया की फार्मेसी वाली इमेज को और मजबूत करेगा। हम अपनी बनाई दवाइयाँ और वैक्सीन्स आसानी से मलेशिया को निर्यात कर पाएंगे। साथ ही आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए भी एक MOU साइन हुआ है। और शासन यानी गवर्नेंस के लेवल पर? वहाँ भी दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, भारत की CBI और मलेशिया की एंटी करप्शन एजेंसी के बीच सहयोग का समझौता हुआ है। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों को पकड़ने में मदद मिलेगी जो एक देश में अपराध करके दूसरे देश में छिप जाते हैं। ठीक है। और दूसरा, आपदा प्रबंधन और संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भी दोनों देश मिलकर ट्रेनिंग और ऑपरेशन करेंगे। और अंत में फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक अच्छी खबर है। एक ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन समझौता हुआ है जिससे दोनों देशों के फिल्म मेकर्स मिलकर फिल्में और शो बना पाएंगे। कमाल है, मतलब हर क्षेत्र को कवर किया गया। तो अब जब हम इन सभी 16 समझौतों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, UPI, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, कल्चर, गवर्नेंस, तो इससे जो बड़ी तस्वीर बनती है वो क्या है? भारत के लिए इसका कुल मतलब क्या है? अगर हम इसे समेटे तो 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, आर्थिक रूप से ये भारत के लिए डी-रिस्किंग है। हम अपने व्यापार और सप्लाई चेन के लिए सिर्फ कुछ देशों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। मलेशिया के साथ ये पार्टनरशिप, खासकर सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के सेक्टर में, हमारी इकोनॉमी को ज्यादा मजबूत और रिजिलिएंट बनाएगी। इससे अच्छी नौकरियां पैदा होंगी। और रणनीतिक तौर पर? रणनीतिक रूप से ये हिंद प्रशांत में भारत की भूमिका को और मजबूत करता है। मलक्का जलडमरू मध्य के पास एक भरोसेमंद साथी होने से हमारी समुद्री पहुंच और सुरक्षा दोनों बढ़ती है। और जैसा हमने कहा, ये चाइना +1 दुनिया में भारत को एक अहम खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करता है। ये चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की एक शांत लेकिन प्रभावी रणनीति है। और कूटनीतिक रूप से? कूटनीतिक रूप से ये भारत की मिडिल पावर वाली पहचान को मजबूत करता है। ये दिखाता है कि भारत अब इंतजार नहीं कर रहा कि बड़ी ताकतें क्या फैसला लेंगी। वो खुद आगे बढ़कर अपने जैसे दूसरे देशों के साथ गठबंधन बना रहा है जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखना चाहते हैं। आसियान के एक प्रमुख देश के साथ इतनी गहरी साझेदारी पूरी एक्ट ईस्ट नीति को एक नई ऊर्जा देती है। तो कुल मिलाके ये दौरा सिर्फ एक रूटीन विजिट नहीं था। ये एक सोची समझी आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिसमें हर समझौता एक ईंट की तरह है जो भारत मलेशिया के बीच 21वीं सदी की एक मजबूत इमारत खड़ी कर रहा है। बिल्कुल, ये दौरा दिखाता है कि भारत अब सिर्फ बड़े इरादों की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें जमीनी समझौतों में बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये एक्शन ओरिएंटेड डिप्लोमेसी है, शब्द कम, काम ज्यादा। जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की चर्चा में मिडिल पावर कोalition यानी मध्यम शक्ति वाले देशों के गठबंधन की बात बार बार आई। आज जब दुनिया अमेरिका और चीन जैसे दो बड़े खेमों में बढ़ती दिख रही है, तो क्या भारत और मलेशिया जैसे देशों के लिए ऐसे गठबंधन बनाना ही अपनी आज़ादी और स्थिरता बनाए रखने का सबसे कारगर तरीका है? क्या दुनिया का भविष्य इन्हीं नेटवर्क्स पर टिका होगा, न कि किसी एक सुपर पावर के फैसलों पर? सोचने वाली बात है।